नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। चुनावी पिच पर बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं तो हमलों और आरोपों की धुआंधार बारिश भी हो रही है। बंसल न्यूज ने भी पूरी तैयारी की है अपने दर्शकों को हर चुनावी अपडेट देने की, जिससे आपको घर बैठे मिले हर चुनावी खबर। ऐसे ही खबरों को हम आपके लिए समेट कर लाए हैं अपनी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है और इसे भेदने के लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर चाल चलने के लिए तैयार है। कांग्रेस के टारगेट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थक हैं जो मैदान में उतरेंगे, लिहाजा कांग्रेस इन्हें घेरने की रणनीति पर ज्यादा फोकस कर रही है। इन्होंने सौदे की सरकार बनाई, पहली दफा विश्व के इतिहास में एक सौदे की सरकार। ये जनता की सरकार नहीं है, सौदे की सरकार। और यही अब मंत्रालय में चल रहा है। जहां देखो सौदाबाजी ही इनकी प्राथमिकता है। कांग्रेस की तरफ से आरोप पहली बार नहीं बल्कि उसी दिन से लगाए जा रहे हैं जिस दिन से सरकार गिरी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और विधायकों की खरीद फरोख्त की, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी किया। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती रही। अब इन सीटों पर उपचुनाव है और उन्हीं बागी नेताओं को टिकट देने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी बात को पुख्ता साबित करने बागी नेताओं की प्रॉपर्टी की डिटेल खंगालना शुरू कर दिया है। कोई कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस बिकाऊ विधायकों का है, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का है। 100% कांग्रेस जीतेगी। हर वो चीज़ जो इन्होंने इस दौरान, जैसे भी इनके कृत्य है, जब ये अपने आप को बेच सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें जनता के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल कांग्रेस का मानना है कि एक एक विधायक को सरकार गिराने के एवज में मोटी रकम दी गई है और बागी नेताओं ने इस मोटी रकम का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। वैसे कांग्रेस अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रही है, ऐसा बीजेपी को लगता है। कांग्रेस में जिन्होंने दशकों बिताए हैं, उनके साथ में इनके संपर्क, संवाद और संवाद रहा ही नहीं। ये पहचानते नहीं, जानते नहीं। रही जांच की तो भैया जो जांच कराना हो, जैसी जांच कराना हो, जहां से जांच कराना हो और जिसकी जांच कराना हो उसकी जांच करा लें। हालांकि हर उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव आयोग को संपत्ति ब्यौरे के रूप में हलफनामा देता है। जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 22 सीटों पर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट मिलने की संभावना है। 2018 में इन नेताओं ने चुनाव लड़ा था और आयोग को हलफनामा भी पेश किया था। दरअसल कांग्रेस ये पूरी कवायद इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव बिकाऊ विधायक बनाम जनता की तर्ज पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस शुरू से ये आरोप लगाती रही है कि इन बागी नेताओं की वजह से चलती हुई सरकार गिर गई और इन्हीं बागियों ने जनादेश का अपमान किया है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। कैमरा पर्सन पंकज सोमर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर नेता दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और ग्वालियर पूर्व से विधायक रहे मुन्ना लाल गोयल पर हमला हुआ है। मुन्ना लाल गोयल सिरोल इलाके में दौरा करने के लिए गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गोयल के चेहरे और पैर में चोट आई है। हमले के बाद मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कहने पर कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कराया। मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के वोट पाने की साजिश है ये, लेकिन मैं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बीच जाता रहूंगा। मुझे जान की परवाह नहीं, दलित वर्ग का मुझे पूरा सहयोग है और यही वजह है कि कांग्रेस घबराने लगी है। बता दें कि मुन्ना लाल गोयल के इस्तीफे देने के बाद ग्वालियर पूर्व की सीट भी खाली हो गई है और यहां पर भी उपचुनाव है। मुन्ना लाल गोयल टिकट के प्रबल दावेदार भी शामिल हैं। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के कहने पर उन्होंने किया है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहां तक पहुंच जाएगी कि वह हत्या कराने का काम करे किसी भी नुमाइंदे का। ये बहुत ही गंभीर मामला है।
और इसलिए कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि मेरे विधानसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति वर्ग जिसका वोट बैंक 80,000 है, अरे भाई मेरे रिश्ते से पारिवारिक हैं, मेरे रिश्ते से दिल के हैं, मेरे रिश्ते से सुख दुख के हैं, मेरा रिश्ता उनसे वोटों का नहीं है अनुसूचित जाति वर्ग से। जब भी इनके साथ संकट आता है, मुन्नालाल गोयल उनके साथ हर सुख दुख में आधी रात को खड़ा रहा है, गुस्सा मेरा उनसे है। ग्वालियर में विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खराब सड़कों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया और खराब सड़कों के लिए कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि जब तक सड़कों को सुधारने का काम शुरू नहीं होगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जो सरकार निकम्मी है, 35 करोड़ का ऐसा ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस समय आप देख सकते हैं ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का जडेरुआ गांव की रोड का इलाका है। ये जडेरुआ गांव के लिए ये सड़क जाती है, लेकिन सड़कों में काफी गड्ढे हैं। अभी हाल ही में हुई बारिश से यहाँ पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस नेता मितेंद्र सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो इसी गड्ढे में, पानी भरे इसी गड्ढे में सड़क पर बैठे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनके टारगेट पे मुन्नालाल गोयल भी हैं, क्योंकि वो यहाँ से विधायक थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद अब ये सीट खाली है, लिहाजा यहाँ पर अब सियासी पारा उफान पर है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं उस सड़क पर जहाँ काफी गड्ढे में हैं, क्या कुछ मांग है? मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए बैठा हूं कि 5 साल हो चुके हैं। इस 5 साल में भाजपा सरकार तो यहाँ 15 साल से थी। इस 15 साल में इस रोड की हालत को हो चुके हैं कम से कम 8 साल। 8 साल से ना तो यहाँ रोड बनी, यहाँ हालात इतने गंभीर हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो पिता ये सोचता है कि कहीं मेरे बच्चे के कपड़ों पे दाग ना आ जाए स्कूल जाते समय। ये आलम तो है इस सड़क का। आज मैं मुन्नालाल गोयल जी से पूछना चाहता हूँ, आपको राशि मिली, 5 करोड़ धन आया है आपके पास एक हफ्ते पहले, आपने मांग की 100 करोड़ की, आपने प्रशासन पे दबाव बनाया कि आप उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। आज जब आप पे कहीं ना कहीं 5 करोड़ का जो आया है धन, उस धन से क्या ये सड़क नहीं बन सकती, ये रोड नहीं डल सकती? आप गेट बनाने में व्यस्त, आप पार्क बनाने में व्यस्त। भाई अगर स्वच्छ भारत देखना है उसके लिए ये सड़क का ठीक होना जरूरी है, उसके लिए यहाँ पर रोड पे मरहम डलना जरूरी है। जब यहाँ पर मरहम डलेगी तभी तो लोगों के दिलों पे मरहम लगेगी। कब तक इस तरीके से आप आंदोलन करते रहेंगे? हम इस तरीके से आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पर सड़क नहीं डल जाएगी। कल हमने यही आंदोलन को आदित्यपुरम में किया था, जो मेरे पास अभी खबर आई है कि वहाँ पर जेसीबी ने लेबलिंग चालू कर दी है। तो ये इस आंदोलन का तर्क है, जब तक जनता नहीं मिलके लड़ती तब तक उद्धार नहीं होता। और हम मुन्नालाल जी की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ। बिल्कुल, कांग्रेस नेता मितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता, जब तक उन इलाकों में सड़कें नहीं डल जाती जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां विकास नहीं हो जाता, तब तक वो इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन करण बासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बढ़ रही सरगर्मी के बीच प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने अगर एक भी जवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो वो अपने बयान पर माफी मांग लेंगे। एक भी किसान का अगर 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया होगा तो वो भी उसके लिए भी माफी मांग लेंगे। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस किसी एक नौजवान या किसान को सामने लेकर आए। वहीं बीएसपी के उपचुनाव लड़ने पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीएसपी क्या करेगी ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस डरी रहेगी। जो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का कह के आए थे, जो नौजवानों को रोजगार देने का कमलनाथ जी आए थे, एक नौकरी नहीं लगी। ऐसी पहली सरकार मैंने देखी कि जिसके 15 महीने के शासनकाल में एक भी नौकरी नहीं मिली और एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। हमने तो ये कहा है ना कि हम तो बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे अपनी कथन पे, अगर वो एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, प्रेस में आप लोगों के सामने ला के दिखा दें, हम उसी पे माफ़ी मांगेंगे। बसपा क्या करेगी ये तो भविष्य के गर्त में है, पर कांग्रेस डरी रहेगी, ये सत्य है।
प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा बीजेपी ने हर एक सीट पर नजर गड़ा ली है। बीजेपी का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर है, जिसके तहत बीजेपी ने अपने विधानसभा प्रभारियों को भी मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ग्वालियर में डेरा जमाए हुए हैं। गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश की 24 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबाजी जैसी खबरों को सिरे से नकारा है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन से बात की हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिसेन जी, प्रभारी बनाया गया है उस विधानसभा क्षेत्र का जहां पहले बीजेपी को करारी हार मिली थी, लेकिन अब समीकरण बदले हैं। जो कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में आ गए, तो किस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे, वहां पर वो सीट अपने खाते में लाएंगे बीजेपी? देखिए, मध्य प्रदेश में 24 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। 22 स्थानों पे तो हमारे कांग्रेस पार्टी से हाईवे मित्र चुनाव लड़ेंगे। हमारे ग्वालियर पूर्व की स्थिति उन 22 में से एक है। मेरा आज तीसरा दिन है। मैं यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, मैदानी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हमारे भारतीय जनता पार्टी में, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला, उनसे बातचीत किया। वातावरण हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का बहुत अनुकूल है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रत्याशी मुन्नालाल जी गोयल इस विधानसभा क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, पुनः जीत करके आएंगे। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में गुटबाजी बहुत है। जिलाध्यक्ष के खिलाफ ही कुछ लोग बगावत कर रहे हैं। पूर्व जो जिलाध्यक्ष है देवेश शर्मा, जो लगातार टारगेट कर रहे हैं जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी को। अभी मैं सुबह ही हमारे पूर्व अध्यक्ष जी से मिला हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पद को लेकर के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव मैदान में लगेंगे। बिल्कुल, यहाँ गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और हर विधानसभा सीट को जहाँ पर उपचुनाव होना है वो बीजेपी के खाते में आएगी, वहाँ भारी मतों से बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। इंदौर के सांवेर में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के पोस्टर से गायब रहे। पोस्टर में सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट की तस्वीर लगी थी, लेकिन सिंधिया की तस्वीर पोस्टर से गायब रही, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। देवास की हाटपिपलिया सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव आते हैं तो जाहिर है कि सियासत तेज हो जाती है, शब्दों के मायने निकाले जाते हैं। ऐसी ही एक बयान से पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी सुर्खियों में आ गए हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में दीपक जोशी ने कहा है कि उनकी बात का आशय ठीक से नहीं समझा गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए मनोज चौधरी को टिकट मिलने की बात पर उन्होंने विकल्प खुले होने की बात कही थी, लेकिन यह विकल्प किसी दूसरी पार्टी में जाने या चुनाव लड़ने का नहीं था, बल्कि ये विकल्प पार्टी के अंदर ही होने की बात कही थी। दीपक जोशी ने कहा कि पार्टी में कई विकल्प हैं और उपयोगिता के हिसाब से पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी। दीपक जी, पहला मेरा प्रश्न यही है कि आपकी बात के कई अर्थ निकाले गए। हम खुद आपसे ही समझना चाहेंगे कि जो बातें आपने कही हैं उनके अर्थ क्या हैं। थोड़ा सा हमको समझाने की कोशिश करिए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि अनावश्यक भ्रम पैदा ना हो। जी, सबसे पहले तो मेरे लिए इस्तेमाल किया गया कि सुर्खियों में है जी। मैं और मेरा परिवार कभी सुर्खियों में बने रहने का प्रयास नहीं करता रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव हारने के बाद लगभग 1.25 साल तक मैं सभी चीज़ों से दूर रहा हूं। जो बात मुझसे पूछी गई उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान में जब ये नई स्थिति पैदा हुई है तब लोगों में शायद ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं विधायक पद के लिए या विधायक का टिकट के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें पार्टी लाइन से बंधा हूँ। पार्टी ने जो तय किया है उसको मैं 100% स्वीकार करता हूँ। मैं पार्टी से अलग नहीं हूँ, लेकिन कहीं ये बोला गया कि मैं नाराज़ हूँ, मैं कहीं ना कहीं आक्रोशित हूँ, तो ये बातें जो कहने का जो था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
मैं पहली बार तो आपको याद होगा कि एक बयान के बाद आया कि मेरे लिए विकल्प खुले हैं। मैंने विकल्प खुलने से तात्पर्य ये कहा था कि मुझे किसी संवाददाता ने पूछा था कि मनोज चौधरी जी को टिकट मिल रहा है, तो मैंने कहा हमारी पार्टी में सिस्टम ये नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय दल बैठता है, जो चुनाव समिति होती है प्रदेश की वो बैठती है और केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। बोले नहीं, हम बड़े कंफर्मेशन से कह रहे हैं कि आपके फलाने नेता 2-3 लोगों के नाम लिए, उन्होंने हमसे कहा है कि मनोज चौधरी जी को टिकट मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर उनको टिकट मिलता है तो मेरे लिए विकल्प खुले हैं। उन्होंने विकल्प खुले होने से तात्पर्य पूछा, तो मैंने कहा मेरे लिए मतलब पार्टी में जो मेरे योग्य जगह होगी वो जगह दी जाएगी। जरूरी नहीं कि मुझे विधायक बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, संगठन में है, कहीं और दूसरी जगह है जहाँ मुझे जगह दी जा सकती है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी। दूसरा, कल परसों के बयानों के दौरान ये आया कि मैंने कहा है कि मैं पार्टी के कुछ लोगों से नाराज़ हूँ। देखिए, नाराज़गी अपनी जगह स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी ने जब मेरी बात सुन ली तो मैं कहीं उन चीज़ों से दूर हूँ। और आपने देखा होगा पहले बयान के बाद मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं बुलाया था और उन्होंने मुझसे स्वयं बात की। उस बात करने के बाद मैं लगभग संतुष्ट था और उन्होंने मुझे काम भी दिया है। अभी चुनाव संचालन समिति बनी है, इतने कद्दावर नेताओं के साथ मुझे सम्मिलित किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा मान सम्मान को जहाँ जितना पार्टी दे सकती थी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया है। तो मैं तो अपना काम करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं उससे मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विकल्प खुले रहने से आपका आशय ये था कि पार्टी के भीतर ही विकल्प आपके खुले हैं, और शायद आप हमारे साथ खुलासा ना करना चाहें, लेकिन वीडी शर्मा जी से जो चर्चा आपकी हुई होगी बंद कमरे में, उसमें शायद इस तरह की चर्चा भी हो सकती। तो आपका आशय था कि पार्टी के भीतर आपके विकल्प खुले हैं, और अगर हाट पिपलिया नहीं तो कहीं आगे शायद लोकसभा है या और कोई संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है या और किसी तरीके से, क्योंकि एक ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए ये माना जाता है कि बीजेपी में विकल्प हमेशा खुले। मेरा यही तात्पर्य था। मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि पार्टी मुझे मेरे लायक कोई काम दे दे, क्योंकि मैं 17-18 साल की उम्र से विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे के साथ काम कर रहा हूँ। लगातार काम करने वाला आदमी हूँ। तो लगातार काम करने वाले आदमी को सिर्फ काम की तलाश रहती है। अगर काम मिल गया तो अब मैं अपने काम के लिए निकल पड़ूंगा। कि ये दावा आपके बड़े नेताओं की तरफ से भी बार बार आता है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और मुझे आप ही के बड़े नेताओं का वो कोट भी याद आता है कि बीजेपी भी मनुष्यों की पार्टी है, देवताओं की पार्टी नहीं है। इसीलिए जो घटनाएं घटती भी हैं उनको सहज रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन बीते चुनाव में 2018 में दीपक जी ये माना गया कि आपके साथ वहाँ भितरघात का एक मैं ये नहीं कहूँगा, भितरघात होती ही है, और ये हर सीट पर किसी न किसी रूप में होती है। कई बार उसका प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। बीते चुनाव में ये माना गया, क्या मैं जानना चाहूँगा आपने प्रदेश अध्यक्ष को और पार्टी के तमाम और बड़े नेताओं को इस पूरे मामले से अवगत कराया है? क्योंकि ये माना जाता है कि बीते चुनाव में एक तो बहुत टफ सीट थी हाट पिपलिया, वहाँ से अगर आप किसी और सीट से चुनाव लड़ते तो तमाम जो समीकरण थे वहाँ के तो शायद बेहतर होता। आपने शायद कोशिश भी की, लेकिन ये लोग जो बीजेपी में रहकर ही बीजेपी को नुकसान पहुँचाते हैं, इनको एक्सपोज भी होना चाहिए। इस प्रश्न का आप जितना मर्यादा के भीतर उत्तर देना चाहें, इस पर जवाब चाहूँगा। शरद जी, मैं तो चूँकि चुनाव हारने के बाद मैंने किसी की शिकायत नहीं की। हमारे यहाँ संगठन मंत्री इस व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन मैंने एक बार भी उनसे शिकायत नहीं की। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से शिकायत नहीं की, पार्टी के अन्य फोरमों पे मैंने शिकायत नहीं, क्योंकि चुनाव में लड़ा था, इसलिए उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। वो मैं जवाबदेही अपनी मानता हूँ। लेकिन उस चुनाव में नहीं, इसके पहले के कुछ चुनावों में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी। मेरा सिर्फ आशय ये था कि इनको ठीक तो किया जाए, क्योंकि हम एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे अंदर मनभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद को हम कैसे दूर करें, उसको ठीक करने का हम प्रयास करें तो ठीक होगा। और मैंने पार्टी से यह इंटरप्रिटेशन किया था कि मेरे साथ जो हुआ है चुनाव में उसको एक बार सुन ले, और शायद पहली बार सुना भी गया है, और सुनने के बाद मुझे लगता है कि उस स्पष्टीकरण के बाद उस कदम को ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व में जब मेरी बात सुनी है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी, लेकिन जब कारण पूछा गया तो मैंने बताया कि कारण ये हो सकता है, तो वो कारण को उन्होंने माना है और कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है, इसको हम आगे ठीक करेंगे।
लेकिन मैं फिर कह दूं कि मैं विधायक के लिए, मंत्री के लिए नहीं काम करना चाहता, मैं तो पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। पार्टी जो काम देगी उस काम को मैं करूंगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हाट पिपलिया से पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मनोज चौधरी ने कहा कि पूरी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी और कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है और सभी मिलकर आगे की चुनावी रणनीति बनाएंगे। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा, आपका स्वागत करते हुए। किस तरह से ये परिवर्तन, एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के आप भी साक्षी रहे और कारण भी बने। आप उन 22 लोगों में शामिल हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और अब आप भी बीजेपी का हिस्सा हैं। इस पूरे परिवर्तन को आत्मसात करना, अपनाना आसान नहीं होता है, लेकिन ये चुनौती जीवन हमेशा हमारे सामने रखता है कि आप इस चुनौती को स्वीकारें और आगे बढ़ें। आपने भी ये चुनौती स्वीकारी है, कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में आए हैं। किस तरह से इस परिवर्तन को आपने अपनाया है और अब तक किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये जो परिवर्तन, इस परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तरफ हम विधानसभा चुनाव के समय जब जनता के बीच में गए थे और क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्याएं थी, कई ऐसी समस्याएं थी जो उनका निराकरण जल्द से जल्द होना आवश्यक था। उसमें हमारे चाहे किसानों से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, विवाह कन्यादान राशि से संबंधित हो, संबल योजना से संबंधित हो, कई तरह की ऐसी योजनाएं थी। कई तरह के हमारे यहाँ के कार्य ऐसे थे जो पूर्व में संचालित थे, पूर्व में चल रहे थे काम, वो काम हमारे विधायक बनने के बाद में बंद हो गए थे। एक बड़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा था। जब इस बात को हमने माननीय सिंधिया जी से अवगत करवाया, सिंधिया जी ने भी संबंधित मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा की, लेकिन जब निराकरण नहीं निकल पाए तो हम लगातार ऐसी स्थितियों के ऐसे दौर में गुजरने लग गए थे कि जहाँ हम कहीं ना कहीं जहाँ क्षेत्र में जाते थे लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ये बताइए कि दीपक जोशी जी, अभी कुछ देर पहले जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि मंडल स्तर की बैठकें वो कर चुके हैं आपके साथ, और दोनों ही, चाहे वो आपके समर्थक हों या दीपक जोशी जी के समर्थक हों, अब सब बीजेपी के समर्थक हैं और आप सबका आपस में मिलना जुलना भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो दीपक जोशी जी के साथ जो आपका तालमेल है वो अब बहुत बेहतर है, ऐसा हम माने, क्योंकि पिछले चुनाव में आप दोनों के बीच में अच्छी टक्कर हुई थी। तालमेल तो दीपक जोशी जी सहित जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि पोलिंग बूथ तक के भी जो कार्यकर्ता हैं, उन सब से तालमेल बिल्कुल अच्छे से बैठ रहा है। और आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता, उनको भी पता है उन सब समस्याओं के बारे में, और आज एक मिल करके सबका स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। साथ ही हम एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके आगे की कार्य योजना भी बना रहे हैं। क्या मुद्दे देखते हैं आप हाट पिपलिया सीट में? क्या विकास ही एक बड़ा मुद्दा आप देखते हैं और विकास के मुद्दे पर ही आप इस चुनाव को मान रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये विश्वासघात की लड़ाई का मुद्दा वो इस चुनाव में, उपचुनाव में उठाएगी और ये सवाल जनता के बीच लेकर जाएगी कि क्यों एक अच्छी भली चलती सरकार को गिरा दिया गया। इसके जवाब में आप वो दलीलें ज़रूर देंगे जो आप अभी कुछ देर पहले हमें बता रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि जनता इन मुद्दों से प्रभावित होगी? निश्चित रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि ये एक बहुत, मतलब हमारी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे थे और इन ज्वलंत मुद्दों को एक एक जनता यहाँ की उसके दर्द से वाकिफ़ थी, उनके अंदर पीड़ा थी। और इन लड़ाई को लड़ते हुए जब हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में मैंने जैसे किसान आंदोलन के बारे में कहा, सड़कों के बारे में कहा, या पीने के पानी से लेकर सिंचाई से संबंधित दूसरी अन्य बातें जिनके बारे में हमारी बात हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक हमने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक वो धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले रही थी। लेकिन इस्तीफा देने के बाद जब पहली बार हम माननीय सिंधिया जी के निर्देशन पर शिवराज सिंह जी से मिलने गए थे, तब उन्होंने सबसे पहले जो हमारी बड़ी बड़ी मांगे हैं उनको मानते हुए उनको मूर्त रूप देना शुरू कर दिया, उनके आदेश जारी कर दिया और अब धरातल पे वो काम शुरू हो गया। मतलब
जनता इस बात की गवाह इस क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से वो जनता जानती है कि इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आने वाले समय में जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी, इस बात का हमें विश्वास है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।